मान लो तुम एक अनजान जगह जा रहे हो और एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां दाई और एक सड़क है और बाई और भी एक सड़क है। तुम अनजान हो कि किस सड़क पर जाओगे और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है या तुम कहां पहुंचोगे। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, छोटे से छोटे फैसलों से लेकर बड़े फैसलों तक, जैसे प्यार, नौकरी, पढ़ाई, व्यापार आदि, हम नहीं जानते कि उस फैसले का क्या परिणाम होगा या हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो ये सब जानता था ये कहना गलत होगा, वो सब कुछ देख पाता था। हेलो फैमिली, मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है एक बिल्कुल ही सर चकरा देने वाली कहानी, 2009 की मिस्टर नोबडी, IMDb 7.7। तो अब कहानी में खोते हैं। कहानी साल 2092 की है। उस वक्त लोगों की मृत्यु नहीं होती थी, यानी वो अमर हो गए थे। क्यों? और पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जिसकी मृत्यु निश्चित थी। इतना ही नहीं, उसकी मृत्यु का दिन भी सभी जानते थे, जो कि थी 12 फरवरी। इस फिल्म की एंडिंग कल्पना से परे और पूरी तरह से चौंकाने वाला है। अब तक मैंने देखी हुई सबसे जटिल फिल्मों में से ये एक है। कहानी बेहद ही पेचीदा है और सीक्रेट मीनिंग से भरे हुए हैं। कोशिश की है कि इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाने की। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर फेल्डहिम एक बूढ़े आदमी से सवाल करता है, हमने आखिरी बार 12 दिन पहले बात की थी, तब से सब कुछ कैसा चल रहा है? बूढ़ा कुछ उलझन में कहता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, हम हर हफ्ते मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फेल्डहिम है। बूढ़ा बोला, मेरा नाम नोबडी नीमो है और मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उससे जो पहला सवाल किया था वो भी उसे याद नहीं। इससे मालूम होता है कि नीमो अपने बीते जीवन की कोई भी बात याद नहीं कर पाता। कुछ देर बाद डॉक्टर ने नीमो से उसकी उम्र पूछी तो नीमो अपनी असली उम्र नहीं बता पाता, बल्कि कहता है कि उसकी उम्र 34 साल है। लेकिन उस बूढ़े से दिखने वाले नीमो की असली उम्र 118 साल है। नीमो का जन्म 9 फरवरी 1875 को हुआ था और वर्तमान समय 2092 है। इसीलिए वो दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होना निश्चित है। शायद अब तुम्हें संदेह हो कि क्या दुनिया में हर जीव की मृत्यु नहीं होती। वर्ष 2092 में लोग मृत्यु को नहीं मानते, क्योंकि तब तक उन्नत तकनीक और विज्ञान की मदद से मनुष्य ने असंख्य अमृत प्राप्त कर लिया था। सीधे शब्दों में कहे तो जीवन की शुरुआत करने वाली कोशिकाएं जब मरती है या नष्ट होने लगती है तभी मृत्यु होती है। लेकिन 2092 के विज्ञान ने सुअर की मदद से मनुष्य की कोशिकाओं को फिर से नया रूप देने की तकनीक विकसित कर ली थी। इसीलिए मानव शरीर की कोशिकाएं खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती और ना ही मरती है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। जब किसी मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है तो उसकी कोशिकाओं को सुअर की ताजा कोशिकाओं से बदल दिया जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती। नीमो को अपना अतीत याद नहीं है। डॉक्टर अब उसे सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के जरिए उसके बीती अतीत की याद दिलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे नीमो अपने अतीत को याद करने लगा। वो वापस उस समय में पहुंचा जब उसने डॉक्टर फेल्डहिम से पहली बार मुलाकात की थी। इसके बाद वो और भी पीछे जाता गया, यानी अपने जन्म से पहले के समय में। ईसाई धर्म के अनुसार हर बच्चा जन्म लेने से पहले सब कुछ जानता है कि उसके जीवन में क्या क्या होगा, क्या क्या घटेगा। लेकिन जन्म के समय परी उसके होठों को छूती है और सब कुछ भुला देती है कि जन्म के बाद क्या होगा। लेकिन नीमो के मामले में परी उसके होठों को छूना ही भूल गई थी। इसीलिए नीमो की आत्मा जन्म के बाद भी सब कुछ याद रखती है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है या होगा। जब नीमो 9 साल का था तब उसमें बहुत कौतूहल जागा। उसने सोचा कि जैसे हम अपने अतीत को याद रख सकते हैं, वैसे ही क्या हम भविष्य को नहीं देख सकते। अब कहानी आज में लौटी। एक पत्रकार चुपके से बूढ़े नीमो के केबिन में घुस गया। उस पत्रकार के मन में बहुत जिज्ञासा थी कि जब मनुष्य अमर नहीं थे तो पृथ्वी कैसी थी, क्योंकि 2092 में लोग जल्दी अमर हो गए थे। इसीलिए पत्रकार को जानने की तीव्र इच्छा थी कि पहले मनुष्य कैसे जीवन बिताते थे। पत्रकार नीमो से कई सवाल पूछने लगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब मनुष्य अमर नहीं थे तब पृथ्वी कैसी थी? नीमो अपनी आधी टूटी हुई आवाज में बताने लगा, पहले जो गाड़ियां चलती थी वो हवा को प्रदूषित करती थी। अब बाहर जो गाड़ियां दिख रही है वो तो आसमान में उड़ती है। पहले हम जमीन पर चलते थे, सिगरेट पीते थे, मांस खाते थे, जो मन करता था वही करते थे। लेकिन अब के समय की दुनिया में ये सब कुछ संभव नहीं है। उस समय शायद कई चीज बुरी थी,
लेकिन जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी में कोई भी एक फैसला लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। और जब हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेने जाते हैं तब हमारे पास कई विकल्प होते हैं, यानी कि ऑप्शंस। और हम अलग अलग विकल्पों में से जो चुनते हैं उसके अनुसार हमारे आगे की जिंदगी चलती रहती है। इसीलिए कभी भी फैसले से पहले इंसान को सोच समझकर तय करना होता है कि क्या करना सही होगा और क्या गलत। नीमो में ये खासियत थी कि अगर वो कोई फैसला लेने जाता है तो वो अपने जीवन में उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसे देख सकता था। अब दिखाया गया 9 साल का नीमो स्कूल में वापस आते समय अपनी माँ को एक अजनबी आदमी के साथ करीब होते देख लेता है और ये बात नीमो के पिता को भी पता चल जाती है, जिसके बाद उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ कि उन्होंने अलग रहने का फैसला ले लिया। छोटे नीमो को दिखाया गया जो अपनी माँ बाबा के साथ स्टेशन पर खड़ा है। उसकी माँ उसे अपने साथ रहने को कह रही है तो इधर उसके बाबा उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। अब स्टेशन पर खड़े नीमो के सामने 2 विकल्प ऑप्शंस है, या तो वो अपनी माँ के साथ जाएगा या अपने पिता के साथ। वो क्या फैसला करेगा, ये सोचते सोचते ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। उसकी माँ ट्रेन पर चढ़ गई और ट्रेन चल पड़ी। नीमो पूरी ताकत से उस ट्रेन के पीछे भागता है क्योंकि ट्रेन के दरवाजे से उसकी माँ बार बार उसे बुला रही होती है, नीमो मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ उसके बाबा चला रहे हैं, नीमो मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो। और यहाँ अब कहानी 2 भागों में बट जाती है। एक तरफ दिखाया जाता है कि नीमो दौड़ते दौड़ते ट्रेन में चढ़ गया, यानी वो अपनी माँ के साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया गया कि नीमो अपने बाबा की आवाज को अनदेखा नहीं कर पाता और वहीं रुक गया। इसी दौरान एक और घटना होती है। नीमो के जूते का फीता खुल जाता है जिससे नीमो का ट्रेन छूट गया और उसे बाबा के साथ रहना पड़ता है। अब 2 भागों में बटी इस कहानी के पहले भाग में दिखाया जाता है अगर नीमो अपनी माँ के साथ चला गया तब उसकी जिंदगी कैसी होती है, और दूसरे भाग में अगर वो बाबा के साथ रहता है तो क्या क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे जब नीमो माँ के साथ ट्रेन में चढ़ा तो उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। नीमो का माँ के साथ जाने के कई साल बीत गए। अब नीमो 15 साल का हो चुका है और उसे देखकर लगता है कि वो जिंदगी में खुश नहीं है क्योंकि उसकी माँ के पास नीमो के लिए वक्त ही नहीं। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और एक दिन उसकी माँ अपने प्रेमी हैरी, वही आदमी जिसके साथ नीमो ने अपनी माँ को देखा था, उसे इनवाइट करती है। नीमो की बातचीत और व्यवहार से लगता है कि वो हैरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इन सब के बीच नीमो के स्कूल में एक नई लड़की आती है। हाँ, जब क्लास में नई लड़की आती है तो लड़कों का क्या हाल होता है, नीमो का भी वैसा ही हाल होता है। उस लड़की का नाम एना है। उसे एना को देखकर पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। एना के साथ नीमो के दिन अच्छे बीत रहे थे। एक बार समुद्र किनारे पर एना और उसके दोस्त मजा कर रहे थे, लेकिन नीमो अकेला बैठा है। एना उसे बार बार दोस्तों के साथ पानी में तैरने को कहती है, लेकिन नीमो उसके दोस्तों को बुरा भला कहने लगा और एना गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। इस वजह से आगे चलकर नीमो और एना के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पाता। कुछ साल बाद जब नीमो और एना बड़े हो जाते हैं और एक दिन रेलवे स्टेशन पर उनकी अचानक मुलाकात हो जाती है तो नीमो ने देखा कि एना किसी और की बीवी है और एक बच्चे की माँ भी। अब इस घटना का दूसरा विकल्प दिखाया जाता है, मतलब समुद्र किनारे पर अकेला बैठा नीमो। एना आती है और कहती है, चलो मेरे दोस्त के साथ तैरते हैं। इस बार नीमो एना के दोस्तों की बुराई नहीं करता बल्कि शांत होकर कहता है, एना मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर एना थोड़ी हैरान हो गई। एना के दोस्त उसे बुला रहे होते हैं मगर वो नहीं जाती बल्कि नीमो के साथ ही बैठकर समय बिताती है। नतीजा एना और नीमो के बीच एक रिश्ता बन जाता है। एक दिन हैरी अपनी बेटी को लेकर नीमो के घर आया और नीमो ये देख हक्का बक्का रह गया कि एना असल में उसकी माँ की प्रेमी यानी हैरी की बेटी है। फिर नीमो के दिल पर एक और बड़ा झटका लगता है जब उसकी माँ और एना के पिता शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। एना और नीमो जहाँ प्रेमी और प्रेमिका थे, उन्हें जबरदस्ती भाई बहन बना दिया जाता है। ये बात भले ही सुनने और देखने में मजाकिया लगे, लेकिन नीमो और एना दोनों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों मानसिक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता खराब नहीं हुआ। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी नीमो की माँ और हैरी के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह एना और नीमो का रिश्ता होता है और आखिर में नीमो की माँ और हैरी एक दूसरे को छोड़ने का फैसला करते हैं। नीमो एना से पूछता है, तुम लोग कहाँ जाओगे? जवाब में एना ने कहा, हम न्यूयॉर्क जाएंगे, पापा को वहाँ नौकरी मिल गई है।
ऐना ने आगे कहा, तुम हर रविवार उस लाइट हाउस के पास आओगे, मेरा इंतजार करोगे जब तक कि हम फिर से मिलते नहीं। मुझे तो नहीं पता मैं कब लाइट हाउस के पास आ पाऊंगी, लेकिन इतना तो मालूम रहेगा कि तुम हर रविवार वहाँ मेरे लिए इंतजार करते हो। मैं एक दिन जरूर आऊंगी जब तक हम हमेशा के लिए एक नहीं हो जाते। हमारी मोहब्बत खत्म नहीं होगी। मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। फिर देखते देखते वो दिन आ गया। ऐना अपने बाबा के साथ न्यूयॉर्क चली गई और जब ऐना गाड़ी से जा रही थी, नीमो उस गाड़ी के पीछे उसी तरह दौड़ रहा था जैसे 7 साल पहले वो माँ के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था। ऐना तो चली गई, नीमो की जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। नीमो ऐना के लिए इंतजार करता रहता है, उम्मीद करता है कि एक दिन जरूर उसकी मुलाकात होगी। ऐना ने वादा किया था कि वो फिर एक दूसरे को ढूंढ निकालेंगे। इसी तरह समय बीतता रहा। दिन, महीने, साल गुजरते रहते हैं। ऐना ने नीमो को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन नीमो के हाथ में आने से पहले उसकी माँ उन चिट्ठियों को फाड़ देती। फिर कई साल बीत गए। अब नीमो की उम्र 34 साल है। वो एक स्विमिंग पूल क्लीनर के तौर पर काम करता है। इतने सालों में नीमो की कई चीजें बदल गई, लेकिन एक बात नहीं बदली, मन के अंदर छुपी ऐना के प्रति मोहब्बत। उसकी दी हुई बात के मुताबिक हर रविवार नीमो उस लाइट हाउस के पास जाता, उसके आसपास घूमता रहता कि अगर एक बार उसकी मुलाकात ऐना से हो पाए। यहाँ नीमो रोज आने जाने के रास्ते में एक भिखारी को पैसे देता था। एक दिन उस भिखारी को वहाँ ना देख उसे थोड़ा खटका लगा। थोड़ी देर बाद देखा कि स्टेशन के कोने में भिखारी मरा पड़ा है। नीमो को बहुत बुरा लगा। वह एम्बुलेंस बुलाने जाता है और ये सब करते करते उसे देरी हो जाती है उस लाइट हाउस पहुँचने में। तभी वो अचानक पीछे मुड़ा और वहाँ ऐना को देखता है। इतने सालों बाद ऐना और नीमो एक दूसरे को देख पहचान भी लेते हैं। कुछ पल के लिए उनकी दुनिया अलग हो जाती है। वो फिर से एक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। वैसे बता दूं, दौड़ते समय उसके जूते का फीता खुल गया था और अब जो भिखारी मारा गया था, इन सब चीजों का इस फिल्म में एक बड़ा संबंध है जिसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। खैर, अब नीमो बोला, ऐना तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता रहा था। ऐना कहती है, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि जब तुम नहीं थे इतने सालों तक मैं तुम्हें कल्पना करती रही और तुमसे बात करती थी। आज जब तुम ऐसे अचानक मेरे सामने आ गए हो तो तुम्हें स्वीकार करना थोड़ा अजीब महसूस कर रही हूँ। मेरा दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो। नीमो ने फिर पूछा, तो क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? ऐना एक छोटे से कागज के टुकड़े पर अपना फोन नंबर लिखकर कहती है, इस नंबर पर 2 दिन बाद कॉल करना और लाइट हाउस आकर मिलना। लेकिन किस्मत की मार, जैसे ही वो वहाँ से चली गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई और वो नंबर लिखा कागज बारिश में भीगने से खराब हो जाता है। मतलब कि नीमो ऐना से फिर संपर्क नहीं कर पाएगा। पर नीमो ने हार नहीं माना। वो फिर से ऐना का इंतजार करता है। उसी लाइट हाउस के पास वाले पार्क में वो उसका इंतजार करता और थक कर पार्क के बेंच पर ही सो जाता। इसी तरह नीमो की जिंदगी कट रही थी। कहानी के इस हिस्से में ऐना के साथ नीमो की एक और संभावना भी दिखाई जाती है और उसके अनुसार नीमो और ऐना की मुलाकात के बाद वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते, शादी कर लेते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं। वो खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। नीमो एक न्यूज एंकर होता है। एक दिन काम के बाद घर लौटते हुए ऐना को कॉल कर उसने कहा, आज घर लौटने में थोड़ी देरी होगी। लेकिन वो देर बहुत ज्यादा ही हो गई, क्योंकि घर लौटते वक्त नीमो बहुत तेजी गाड़ी चला रहा था। अचानक एक पक्षी उसकी गाड़ी से टकरा गई, जिससे कि नीमो अपना कंट्रोल खोकर गाड़ी लिए पास के एक तालाब में जा गिरा। तालाब में काफी पानी भरा था और कुछ ही समय में नीमो पानी में डूबकर मारा जाता है। ये सारे दिखाए गए विकल्प तब है अगर नीमो अपनी माँ के साथ जाता तो क्या होता। अब देखते हैं दूसरे विकल्प, जहाँ नीमो अपनी माँ के बजाय बाबा के साथ रहता है, तब उसकी जिंदगी कैसे होती है। नीमो बाबा के साथ इंग्लैंड में रहता है। नीमो के माँ के छोड़कर जाने के बाद उसके बाबा मानसिक रूप से टूट जाते हैं, इतना कि चलने फिरने की ताकत भी उसके बाबा खो चुके हैं। 15 साल का नीमो स्कूल में छोटे मोटे काम करता और बाकी समय अपने बाबा की देखभाल। बाबा को इसका बहुत बुरा लगता है। उसने नीमो से कहा, तुम्हारी उम्र के लड़के बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो मेरी बात भूल जाओ। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी जियो। नीमो कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पापा। बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। और इसके बाद
नीमो की जिंदगी में बदलाव आया। उसकी मुलाकात हुई एलिस नाम की एक लड़की से। एलिस अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके वहाँ आती है और नीमो से कहती है, नीमो चलो यहाँ से चलते हैं। पहली नजर में नीमो को एलिस पसंद आ गई। एलिस से उसे पता चला कि उसकी अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद उसकी अस्थियों की राख को मंगल ग्रह की मिट्टी में बिखेरी जाए। सोचिए उस लड़की की सोच का लेवल। खैर, एक दिन नीमो एलिस के घर जाता है और एलिस उसे साफ साफ कह देती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड स्टेफेनो से प्यार करती है, इसीलिए किसी और से प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर नीमो का दिल टूट गया और बहुत गुस्से में आकर तेज से बाइक चलाने लगा। तभी बीच रास्ते में पड़े एक पत्ते पर बाइक फिसली और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब होश आया तो पता चला कि वो अस्पताल में है और हिलने डुलने की क्षमता खो चुका है, यानी कि पैरालाइज्ड हो चुका है। और इसी समय दूसरी विकल्प भी दिखाई जाती है, यानी नीमो एलिस के घर गया और एलिस ने उससे कहा कि वो स्टेफेनो से प्यार करती है, इसीलिए मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन इस बार नीमो उसे पूरी बात कहने नहीं देता। एलिस को चुप कराकर उसे अपने पास खींचा और कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इस तरह नीमो और एलिस का एक रिश्ता बनता है। कई सालों बाद वो शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि शादी के बाद नीमो के जीवन का रास्ता और भी दो हिस्सों में बट गया। पहले दिखाया गया कि शादी के दिन दोनों शादी करके लौट रहे होते हैं, लेकिन एक विस्फोट में एलिस की मौत हो गई। एलिस की मौत के बाद जैसे कि एलिस की अंतिम इच्छा थी, उसके मुताबिक नीमो मंगल ग्रह चला गया, क्योंकि तब तक विज्ञान इतना विकसित हो चुका था कि मंगल ग्रह पर जाना कोई कठिन काम नहीं था। वो एक स्पेसशिप से मंगल ग्रह जाता है और एलिस की राख को मंगल की मिट्टियों में बिखेर देता है। मंगल ग्रह से लौटते वक्त उसे स्पेसशिप में उसकी मुलाकात एना से हुई। हालांकि एना और नीमो दोनों एक दूसरे के अजनबी थे। दोनों थोड़ा बात करते हैं और तभी स्पेसशिप खराब हो गई और एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें कि दोनों मारे गए। इसके बाद एक और विकल्प ये भी दिखाया गया जिसमें नीमो एलिस की मौत के बाद एक सामान्य इंसान की तरह अपनी यादों के साथ जिंदा रहता है और एक न्यूज एंकर के रूप में काम करता है। एक दिन नीमो का एक दोस्त पीटर कार हादसे में मारा गया और पीटर के अंतिम क्रियाक्रम पर नीमो ने देखा कि एना पीटर की पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। एना और नीनो जाहिर सी बात है एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि अगर नीमो अपनी माँ के साथ जाता तो एना की उसकी जिंदगी में एंट्री होती, लेकिन चूंकि वो माँ के साथ नहीं अपने बाबा के साथ है, इसीलिए एना उसके लिए अजनबी है। इसी तरह अगर नीमो बाबा के साथ रहता तो उसके जीवन में क्या क्या हो सकता था, ऐसे और भी कई ऑप्शंस विकल्प कहानी में दिखाए गए हैं। और आखिर में नीमो को दिखाया जाता है जब उसकी उम्र 34 साल है। किसी ने नीमो को फोन किया और उसके मुताबिक चलने को कहा। उसके मुताबिक चलते हुए वो एक टूटे फूटे घर में पहुंचा। उस कमरे में एक डीवीडी पाई जाती है। जैसे ही वो डीवीडी चलाता है, टीवी पर वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में अभी का नीमो यानी 118 साल का नीमो अपने 34 साल के नीमो से कह रहा है, नीमो असल में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 34 साल का नीमो आश्चर्यचकित होकर कुर्सी से गिर जाता है। ये क्या कह रहे हो? 118 साल के बूढ़े नीनो ने फिर बताया, शायद उस दिन तुम्हें अपने माँ बाबा को देखने का मौका नहीं मिला होगा, उनकी शादी नहीं हुई होगी, या तुम्हारी माँ से मिलने से पहले तुम्हारे बाबा मर गए होंगे, या और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा विकल्प चुनते हैं। तुम बस इतना करो और ये भी याद रखो कि यदि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है तो वो 2092 के 12 फरवरी सुबह 5:50 तक होगा। फिर कहानी वापस आती है वर्तमान यानी 2092 में। पत्रकार जहां नीमो से सवाल पूछ रहा था और सब कुछ सुन रहा था, वो पूरा कंफ्यूज्ड हो गया और कहता है, आपने इतने सारे विकल्प बताए, लेकिन आपके जीवन में कौन सा हुआ? असल में कौन सा अस्तित्व में आप है? नीमो ठंडे और अजीब आवाज में कहता है, शायद किसी का भी अस्तित्व नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं जो आपके साथ बैठकर यहाँ बात कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई में मौजूद हूँ? मेरा कोई अस्तित्व है? मेरी बात छोड़िए, क्या आपके पास आपका कोई अस्तित्व है? क्या आप मौजूद हैं? हम उस 9 साल के बच्चे की कल्पना मात्र है जो अभी स्टेशन में खड़ा ये सोच रहा है कि वो अपने बाबा के साथ जाएगा या अपनी माँ के साथ।
इसीलिए ना मेरा अस्तित्व है ना आपका, क्योंकि वो बच्चा अभी भी स्टेशन में खड़ा ये फैसला ले रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ये कहते कहते अचानक उनके सामने एक एक करके बिल्डिंग समेत सब कुछ नष्ट होने लगा, क्योंकि सारी चीजें, ये 18 साल के बूढ़े नीमो, ये पत्रकार, ये 2092 का पृथ्वी, ये सब उस छोटे नीमो की कल्पना मात्र में है, जो कि छोटा नीमो भविष्य देख सकता था। इसीलिए वो भविष्य देख रहा है उसी स्टेशन पर खड़ा होकर कि अगर माँ के साथ गया तो क्या होगा, और अगर बाबा के साथ गया तो क्या घटेगा। और इन सब कल्पनाओं के साथ ही वो 118 साल का नीमो, वो पत्रकार और ये पूरी दुनिया बस एक कल्पना बनकर रह जाती है, जो कि अभी तक आया ही नहीं है, ये अस्तित्व में ही नहीं है। ये सब उसी बच्चे नीमो की सोच में है, जो कि किसी भी एक फैसले को लेने के लिए अभी तक उसी स्टेशन पर खड़ा होकर सोच रहा है। वो अपने भविष्य को समझने की कोशिश कर रहा है, और इसी वक्त देखा कि स्टेशन पर खड़ा नीमो अपना फैसला ले चुका है। उसने फैसला लिया है कि ना तो वो बाबा के साथ जाएगा ना माँ के साथ, क्योंकि उसने तो भविष्य देख लिया है कि अगर माँ के साथ गया तो उसकी जिंदगी में क्या क्या घटित होगा और उसकी जिंदगी कितनी दुख और कष्ट से भरी होगी। उसी तरह बाबा के साथ जाने पर भी उसकी जिंदगी सुखी नहीं होगी, बल्कि बहुत सारे दुखों से गुजरेगी। इसीलिए छोटे नीमो ने तय किया कि वो अपने रास्ते पर चलेगा, और फिर नीमो वहां से पूरी ताकत से दौड़ा। वो अपने रास्ते पर गया, और बाद में देखा गया कि नीमो ने सही फैसला लिया था। एक दिन पार्क में ऐना से नीमो की मुलाकात हुई और उनका मिलन हो जाता है, और हो सकता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बहुत खुशी और शांति से बिताई। इस तरह जीवन बिताते बिताते नीमो की उम्र 118 साल हो गई। देखा गया कि जब वो 9 साल का स्टेशन पर खड़ा था, तब उसने अपने जीवन के संभावित विकल्प यानी भविष्य को अपनी आंखों से देखा था। उस समय उसने जिस वृद्ध आदमी को देखा था, अब वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। 12 तारीख 5:50 बूढ़े नीमो की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले नीमो के अंतिम शब्द निकले थे, ऐना, आज मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन है। लेकिन नीमो की मृत्यु के बाद एक अजीब ही घटना देखी गई। हम जानते हैं कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद देखा गया कि घड़ी की सुइयां थम गई और समय पीछे की ओर दौड़ने लगता है। इसके पीछे भी एक थ्योरी काम करती है, जहां वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे जब हमारा ब्रह्मांड बना, अर्थात बिग बैंग जिसे कहा जाता है, तब से ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और समय अपनी निर्धारित गति से चल रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये आशा करते हैं कि एक समय बाद ऐसा होगा कि समय ब्रह्मांड के फैलाव की स्थिति से वापस धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी, यानी धीरे धीरे एक बिंदु पर आकर विलीन हो जाएगी। और जब ब्रह्मांड धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा तो समय पीछे की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। और ये समय यानी 2092 साल ऐसा एक समय था जब बिग बैंग उल्टा होने लगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड ने धीरे धीरे उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया, सिकुड़ना शुरू कर दिया। घड़ी की सुइयां देखी गई, पीछे की ओर दौड़ रही है, और जिस नीमो की अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु हुई थी, वो अचानक जिंदा हो गया, क्योंकि समय पीछे की ओर दौड़ना शुरू कर चुका था। बूढ़ा नीमो अब धीरे धीरे 118 साल से 100 साल, फिर धीरे धीरे 80 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल करते करते एकदम जन्म तक पहुंच गया। और केवल नीमो ही नहीं, पृथ्वी के सारी चीजों के साथ भी यही घटने वाला था। अब फिल्म की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्पष्ट रूप से बटरफ्लाई इफेक्ट को समझाती है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? किसी एक छोटे से कारण से किसी के जीवन में बड़ा बदलाव आ जाना, उसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लो आप बहुत जल्दी में बस पकड़ने जा रहे थे, अचानक किसी अजनबी से टकरा गए और गिर गए। गिरने की वजह से आपको देरी हो गई। जब आप बस स्टैंड पर गए तो देखा कि वो बस जा चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि बस का एक्सीडेंट हो गया और सभी लोग मारे गए। मतलब कि उस अजनबी से हुई एक छोटी सी टक्कर ने आपके जीवन को एक अलग रास्ते पर ला खड़ा किया, जहां आप अभी जिंदा है। जिस धक्के से आपकी जिंदगी एक पल में दूसरी दिशा में जाने लगी, मतलब कि आप मरे नहीं, इसे ही कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। इस फिल्म में भी ध्यान से देखें, जब छोटा नीमो स्टेशन पर खड़ा ये सोच रहा था कि अगर वो अपने पिता के साथ जाता तो क्या होता, और अगर माँ के साथ जाता तो क्या होता। उस समय ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए उसके जूते का फीता खुल गया, और कहानी के एक सीन में दिखाया गया था कि जब वो जूता बन रहा था, उस फीते को बनाने वाले ने उसमें कुछ गलती कर दी, और वही जूता नीमो के बाबा ने नीमो के लिए खरीदा,
और नीमो वही जूता पहनकर स्टेशन पर दौड़ रहा था। चूंकि फीता कमजोर था, इसीलिए जूते का फीता वही फट गया, जिस वजह से नीमो अपने बाबा के साथ रह जाता है। ऐसी एक संभावना भी थी। इसी तरह नीमो के जितनी बार भी हादसे होते दिखाए गए हैं। एक बार पंछी अचानक कार के शीशे से टकराया और मारा गया, जिससे नीमो की कार दुर्घटना हुई। दूसरी बार दिखाया गया उसकी बाइक पत्ते पर फिसल गई और दुर्घटना हो गई। तो इस कहानी में बटरफ्लाई इफेक्ट को कई दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया है। तो यही आज की कहानी भी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद है कि कहानी आपको समझ आई होगी। हमारी कहानी सुनना पसंद आए तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।